हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मध्यकालीन भारत यानी कि मिडेवल हिस्ट्री का। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगा लिया है फ्रेंड्स, जिसमें हमने लास्ट देख लिया था खिलजी वंश तक फ्रेंड्स। तो इस पार्ट में हम देखेंगे तुगलक वंश फ्रेंड्स और देखेंगे फ्रेंड्स। ये पार्ट नंबर हमारा 3 है और इसमें हम देखेंगे तुगलक वंश और लोधी वंश फ्रेंड्स। लोधी वंश और तुगलक वंश को इसमें हमारा फोकस रहेगा। लगभग 130 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले अगर किसी ने वो 2 पार्ट ना देखे हों तो मिडेवल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। और एक बात और बता दूं, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देख लेना, स्पीड बढ़ा के। और पिक्सल की बात करूँ तो 480 पिक्सल पे A1 क्वालिटी का डाटा मिलेगा आपको देखने के लिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। यहाँ क्वेश्चन ये कोशिश कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पूछा है। सबसे ये कम को हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ज़्यादा फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा शासन किया था तो तुगलक वंश ने किया था फ्रेंड्स। तुगलक वंश ने किया था लगभग 92 ईयर फ्रेंड्स, दिल्ली पे शासन किया था 92 साल। किसने? तो ये किया था तुगलकों ने फ्रेंड्स। बट यहाँ थोड़ा ये कम को हटा दीजिए फ्रेंड्स। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली पर सबसे कम शासन किसने किया था, तो ये सैयद वंश ने फ्रेंड्स। सैयद वंशों ने सबसे कम शासन किया था फ्रेंड्स। तो दोनों बता दिए। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा किया था तुगलकों ने फ्रेंड्स, जो कि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर सबसे कम पूछ ले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स तो ये फिर यहाँ ये आंसर नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा फ्रेंड्स। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी पहले क्वेश्चन में, समझ गए होगे फ्रेंड्स। सबसे कम पूछ ले तो सैयद वंश, और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो फिर ये तुगलक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का फ्रेंड्स, स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसे इब्न बतूता ने दिनार का। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, बताता हूँ फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये बनता है, ग्रुप सी वगैरह डी एग्जाम में पूछ लेता है मोहम्मद बिन तुगलक ने यानी कि MBT ने जो स्वर्ण सिक्का चलाया था उसको क्या कहते थे, उसको दिनार कहते थे फ्रेंड्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये PCS में कई बार मिलान करने के लिए पूछा गया है फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्वर्ण सिक्का चलाया था उसको दिनार कहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है जो इब्न बतूता फ्रेंड्स, इब्न बतूता किसके काल में आया था, तो ये आया था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में फ्रेंड्स। और ये कहाँ से आया था, तो ये आया था अफ्रीका का यात्री था मोरक्को फ्रेंड्स। क्या बोल रहा हूँ, अफ्रीका में मोरक्को देश पड़ता है, वहाँ से आया था फ्रेंड्स। अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है मोरक्को फ्रेंड्स। तो ये मोरक्को से आया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप CD के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। और ये PCS में भी कई बार पूछ लेता है फ्रेंड्स। तो ये पहला सही है। इसने एक स्वर्ण सिक्का चलाया था जिसको इब्न बतूता ने दिनार कहा था, दिनार फ्रेंड्स। आगे देखिए कारण क्या कहता है, MBT फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था फ्रेंड्स। तो ये अफ्रीका के साथ व्यापार करने की इसकी कोई नीति नहीं थी। तो पहला सही है फ्रेंड्स, यानी कि कथन सही है, कारण गलत है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। A सही है, R गलत है। ऑप्शन नंबर C फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर C। आगे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन कथन कारण वाला है फ्रेंड्स। ये ऐसे क्वेश्चन UP PCS के पालतू क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आगे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक फ्रेंड्स, MBT की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई फ्रेंड्स। जो इसने प्रतीक मुद्रा चलाई थी तो वो असफल हुई थी फ्रेंड्स। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था फ्रेंड्स। तो ये ऐसा गलत है फ्रेंड्स, दूसरा गलत है। यहाँ भी A सही है, R गलत है फ्रेंड्स। ये यहाँ बात कर रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था फ्रेंड्स। नहीं था तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो ये देखिए C, अगेन C आंसर है फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PCS में कई बार पूछा है फ्रेंड्स। देखिए पढ़ता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्णद्वारी नामक शिविर में रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि दिल्ली में प्लेग फैल गया था। तो ये 2 साल दिल्ली को छोड़कर कहाँ पर रहा था, तो ये स्वर्गद्वारी जो शिविर वगैरह था ये कन्नौज के पास था। तो ये 2 साल वहाँ रहा था। तो ये पहला सही है फ्रेंड्स। ये UP PCS में कई बार पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद कहाँ रहा था, तो ये 2 साल शिविर में रहा था और ये शिविर पड़ता था कन्नौज के पास फ्रेंड्स। तो पहला सही है। आगे देखिए कारण क्या कहता है, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बादी फ्रेंड्स। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो दोनों सही है फ्रेंड्स। तो मैंने बताया ना, जब प्लेग फैल गया था तो ये दिल्ली छोड़ कर चला गया था। तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कथन कारण सही है और स्पष्टीकरण भी हो रहा है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोई नामक एक नए विभाग का
सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो ये था प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना। ठीक है, प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, और ये प्रतिभूमि क्या होती थी? ठीक है, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो भूमि वगैरह जोतने के बाद छोड़ दी जाती थी या फिर थोड़े समय के लिए कृषि की जाती थी, उसको प्रतिभूमि कहते थे। ठीक है, और मतलब जो भूमि ठीक है कृषि करने के बाद 5-6 साल के लिए छोड़ दी जाती थी, उसको कहते थे चांचड़। ठीक है, चांचड़ कहते थे या फिर बंजर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, दीवान अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, MBT। ठीक है, MBT ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है, दीवान कोही विभाग की स्थापना की थी। आगे देखिए, MBT के अंतर्गत दीवान अमीर कोही किस विभाग की देखभाल करता? तो ये कृषि की उन्नति के लिए। ठीक है, ये देख लिए तीनों लाइनों से तीनों बार अलग अलग क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे देखिए, MBT के अंतर्गत दीवान कोही किस विभाग की? तो ये कृषि विभाग की देखरेख करता था। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन दिया है कृषि की उन्नति के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, बट हमें हर तरीके से तैयार रहना। आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो ये था MBT। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बना है। आगे देखिए, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया? तो ये बता दिया मैंने शुरू में ही। ठीक है, ये तुगलक वंश ने लगभग 92 साल शासन किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी, ठीक है, तकाबी बांटी, जिसे सौंदर कहते थे? ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। ठीक है, यहाँ तकाबी वर्ड आपको दुखी कर रहा होगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। UPPCS के अकॉर्डिंग तकाबी होता था एक प्रकार का किसानों को ऋण दिया जाता था बहुत ही कम ब्याज पे। ठीक है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, निर्धन किसानों के लिए तकाबी यानी ऋण बांटने से जिसे जीर्णोद्धार कहते हैं। ठीक है, तो ये MBT ने तकाबी माने किसानों को ऋण दिए थे। ठीक है, किसानों को ऋण, जिसको तकाबी कहते थे। ठीक है, आगे देखिए, MBT ने अपनी राजधानी तो ये दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी तो ये MBT ने की थी। ठीक है, ट्रांसफ़र, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मूर, ठीक है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये था ये MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मूर नहीं है। ठीक है, ये मोरक्को है। ठीक है, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को ये अफ्रीका में पड़ता था, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, इब्न बतूता भारत, ठीक है, किस काल में आया था? तो ये MBT के काल में आया था। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो अफ्रीका का था। ठीक है, ऑप्शन में मोरक्को नहीं है, तो अफ्रीका में पड़ता तो मोरक्को, ये शुरू में बता दिया है। ठीक है, इब्न बतूता या फिर इब्न बतूता जो एक प्रसिद्ध अरब विद्वान और यात्री थे उनके। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या कह रहा है? ठीक है, इब्न बतूता जो एक प्रसिद्ध अरब विद्वान और यात्री थे उसके शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, तो बताइए किसके शासनकाल में आया था? तो ये MBT के काल में आया था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये टाइपिंग वाला आजकल बड़ा ही ढीठ हो गया। ठीक है, इब्न बतूता ये अरब यात्री नहीं था। ठीक है, तो ये अफ्रीका यात्री था, अफ्रीका के मोरक्को से आया था और ये MBT के काल में आया था। ठीक है, ये टाइपिंग वाला भी आजकल ज़्यादा ही चैट कर रहा है व्हाट्सअप पे। ठीक है, काम पे ध्यान नहीं दे रहा है। आगे देखिए, राजा को अपनी प्रजा से, ठीक है, जब ये मर गया था तो ऐसा कहा था बदायूं ने। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार UPPCS में पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, जो ये MBT था ना, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको अभागा सुल्तान कहते थे क्योंकि इसको जल्दबाजी में ये सारे डिसीजन ले लेता था और वो डिसीजन हो जाते थे असफल। ठीक है, असफल हो जाते थे, उसी की वजह से इसको जनता इससे दुखी थी। ठीक है, और जब ये मर गया था तो इस बदायूं ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, तो ऐसा कहा था बदायूं ने। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये देखिए, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई, तो किसके निधन पर बदायूं ने ये कहा था, टिप्पणी की थी? तो ये की थी MBT। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, A1 क्वालिटी का डाटा। ठीक है, आगे देखिए, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर? तो ये हो गया MBT। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछा है। आगे देखिए, ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन बना ये ग्रुप CD वगैरह एग्जाम में। ठीक है, ये देखिए, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा था? ठीक है, राजा को अपनी प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, तो ये था MBT। ठीक है, और किसने कहा था? तो ऐसा बदायूं ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए, किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, दिल्ली अभी दूरस्ते। आगे देखिए, दिल्ली के किस सूफी संत ने यह प्रसिद्ध कथन संबंधित है, हुजूर दिल्ली अभी दूरस्ते? तो ये देखिए, ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने, ठीक है, जागीर प्रथा को पुनः स्थापित किया था, यानी कि फिरोज तुगलक ने FT ने
जागीर प्रथा को दोबारा से लागू कर दिया था। आगे देखिए, कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, यह चेतावनी तो ये गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। ठीक है, और किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ये जो गयासुद्दीन तुगलक था ये निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहता था। ठीक है, बट निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, अगर गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, अगर गयासुद्दीन तुगलक मेरे घर आएगा तो मेरे घर में 2 गेट हैं, अगर वो इधर से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊँगा, या फिर वो इधर से आएगा तो मैं इधर से बाहर चला जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये मिलना नहीं चाहता था किससे? गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, भेंट करने से मना कर दिया था और कहा था कि अगर सुल्तान मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर वो एक गेट से आएगा तो मैं दूसरे गेट से एंट्री कर लूँगा, यानी कि एग्जिट पॉइंट ले लूँगा। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तान का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान में अनेक विधाओं में माहिर था, तो ये MBT था। ठीक है, ये माहिर तो सब में था, बट ये बहुत ही तीव्र, ठीक है, बहुत ही क्विक डिसीजन ले लेता था, जिसकी वजह से मुसीबत खड़ी हो जाती थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान, निम्नलिखित में से किसने जिन प्रभासूरी को आधी रात तक बातचीत की थी? तो ये था MBT। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध रखता था? तो ये MBT थे। ठीक है, ये MBT था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ये हिंदू जैन सबसे संबंध रखता था। इसी की वजह से जो इसके राज दरबार में जो उलेमा थे ना, उलेमा, ठीक है, जो उलेमा सूफी लोग बात थे, जो सूफी धर्म को मानते थे, तो वो इससे कट्टर दुश्मन मानते थे इसको। ठीक है, क्योंकि ये हिंदुओं से भी मिलता था, जैनों से भी, पंडितों से भी, सबसे मिलता था, योगियों से भी। और जो इसके राज के जो सूफी संत उलेमा वगैरह थे, तो ये इसको कट्टरतावाद का दुश्मन मानते थे। ठीक है, आगे देखिए, उस जैन संत का नाम बताइए जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के विचार विमर्श किया था? तो ये था जिन प्रभासूरी। ठीक है, मैंने कहा ये सबसे मिलता था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष था? तो ये था, बताइए, ये था तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के काल में। आगे देखिए, किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत सबसे अधिक विकास हुआ? तो तुगलक वंश। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान जिसने होली का त्यौहार में भाग लिया? तो मैंने बताया ना, ये हिंदू मुस्लिम सबसे मिलता था, तो ये था, होली का त्यौहार मनाता था, सबसे मिलता था त्योहारों पर MBT। ठीक है, आगे देखिए, फ्रेंड्स, आगे देखिए, मध्यकालीन भारत के किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? तो क्वेश्चन ऐसे भी बना, तो होली खेली थी MBT ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये था FT, फिरोज तुगलक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है? तो ये इबन बतूता ने। ठीक है, इबन बतूता ने दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था का वर्णन दिया था, और ये आया था MBT के काल में मोरक्को से। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कर शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? तो ये विवाह कर। ठीक है, आगे देखिए, भारत। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, तो ये किसने चलाई थी? ये चलाई थी MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, लेकिन जब इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई ना, तो ये झंडू बाम था। ठीक है, इसने सांकेतिक मुद्रा तो चला दी, और इसने एक चमड़े का सिक्का वगैरह भी चलाया था। तो इसके काल में, मतलब जो लोग वगैरह थे, जनता थी, तो उन्होंने सांकेतिक मुद्रा की ना जाली करेंसी, यानी कि नकली नोट यानी फिर नकली करेंसी चलाने लगे। इस वजह से जो इसने या क्या कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी ना, तो वो बाज़ार में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी, क्योंकि घर घर में उसके नकली मुद्रा छापी जा रही थी, नकली करेंसी छापी जा रही थी, तो ये व्यवस्था भी इसकी फेल हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने भारत में सबसे सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया था? तो ये MBT ने किया था। ठीक है, बट ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकी। आगे देखिए, 41वां नंबर कहता अमीर सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान था? तो ये था MBT। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद रख लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल UP PCS में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाओं पर विचार कीजिए। तो 4 योजनाएं कौन सी थी? तो बताइए, राजधानी परिवर्तन की थी उसने, दोआब में राजवृद्धि, ठीक है, खुरासान अभियान, और सांकेतिक मुद्रा वगैरह चलाई थी। तो यहाँ पर क्या था? ठीक है, सही क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, तो सही क्रम में देखिए, सबसे पहले क्या था? ठीक है, सबसे पहले इसने करा था, दोआब में राज्य में वृद्धि की थी, उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है, और उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, फिर खुरासान अभियान, यानी कि 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 है क्या? ठीक है, ये देखिए, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, दोबारा देख लीजिए,
सबसे पहले इसने अपने राज्य की वृद्धि की थी दोआ में फ्रेंड्स, फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन की थी, और फिर उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, फिर लास्ट में खुरासान अभियान चलाया था फ्रेंड्स। 2 1 4 3 आगे देखिए। निम्न में से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? तो ये ऐसा चेंज करने वाला था MBT फ्रेंड्स। आगे देखिए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? तो ये था MBT फ्रेंड्स। आगे देखिए। किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुगड़ हो गया है? फ्रेंड्स, मेरा साम्राज्य रुगड़ हो गया है और किसी उपचार से ठीक नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये हिंदी में समझिए। फ्रेंड्स, किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य मतलब मेरा साम्राज्य रोगी हो गया है या बीमार हो गया है और वह किसी उपचार से ठीक नहीं होगा? वैद्य सरदर्द फ्रेंड्स, वैद्य सरदर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है। वह बुखार ठीक करता है, करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कह रहा था MBT फ्रेंड्स, ये मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा पूरा साम्राज्य बीमार हो गया है। फ्रेंड्स, जो डॉक्टर वगैरह हैं अगर वो सर दर्द ठीक करते हैं तो उसके बाद सर दर्द के बाद बुखार हो जाता है, वो बुखार ठीक करते हैं तो कुछ और हो जाता है। तो ऐसा कहा था MBT ने फ्रेंड्स। ये मुसीबत का टोकरा था, जहाँ भी जाता था वहाँ बेड़ा गर्क कर देता था। आगे देखिए। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने चीन के मंगोल सम्राट में एक विशिष्ट मंडल में कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, तो वो कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक फ्रेंड्स। आगे देखिए। MBT के समय किसने चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता को। आगे देखिए। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये सब MBT ने किया था। आगे देखिए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था? तो MBT ने किया था फ्रेंड्स। आगे देखिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या फिर शाह दास माना था? तो ये था MBT फ्रेंड्स। तुगलक वंश में हम MBT को ही देखेंगे फ्रेंड्स। MBT से क्वेश्चन बनते हैं और फिर उस तुगलक से फ्रेंड्स। ये 2 ही शासन मेन माने जाते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित फ्रेंड्स, दिल्ली के सुल्तान ने प्रथम खलीफा का नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था? फ्रेंड्स, खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था, तो ये MBT ने नहीं पढ़ा था। आगे देखिए कि सुल्तान ने दिल्ली के शासनकाल में सल्तनत क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत किया था? तो बताइए। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा मोहम्मद तुगलक फ्रेंड्स। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ये सिकंदर लोदी, तो ये लोदी वंश का है। अलाउद्दीन खिलजी ये गुलाम वंश का है, और ये दोनों गुलामों को गुलाम भी है यहाँ क्वेश्चन में फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा अपना राजपाट किसने बढ़ाया था? तो ये बढ़ाया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने फ्रेंड्स। समझ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि पैमाइश से संबंधित नहीं था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि सुधार के लिए कुछ भी नहीं किया था। आगे देखिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया था कि किसी वर्ष एक राजस्व भूमि का 1/10वां भाग या 1/11 भाग से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी फ्रेंड्स? तो ऐसा कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने फ्रेंड्स। गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि अगर एक वर्ष में भू राजस्व का यानी कि टैक्स का या फिर फसल का 1/10वां भाग या 1/11 से भाग से ज़्यादा तुम्हारे कर में वृद्धि नहीं होगी फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स। अगला देखिए। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने भूमि नाप के लिए आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने फ्रेंड्स। गल्ला बटाई वगैरह आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, जो देहात के बच्चे हैं वो जानते होंगे फ्रेंड्स। मतलब खेत बटाई पर दे देना या फिर 50-50 कर लेना। मतलब मान लो ये खेत है फ्रेंड्स, ये खेत में फसल उग रही है, तो फसल बोने के लिए बीज चाहिए, तो बीज मेरे, पानी तेरा, या फिर बिजली मेरी, मेहनत तेरी, या खाद तेरी, नराई गुड़ाई तेरी फ्रेंड्स। बटाई पे दे देते थे, फिर जो भी होता था उसको बांट लेते थे फ्रेंड्स। समझ रहे होगे। 50-50 कर लेते थे। आगे देखिए कि सुल्तान द्वारा खालसा क्षेत्रों में भूमि की अपनाई स्थान पर बटाई प्रथा जारी की गई थी? ये गयासुद्दीन तुगलक फ्रेंड्स। बटाई व्यवस्था इसने लगाई थी। गाजी मलिक किस वंश था? तो ये तुगलक वंश से बिलोंग करते थे। आगे देखिए। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के बड़े जाल के लिए प्रसिद्ध था? तो ये फिरोज तुगलक FT फ्रेंड्स। इसने नहरें वगैरह खुदवाई थी सबसे ज़्यादा। आगे देखिए। राज्य में हर फ्रेंड्स राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था? तो ये था फिरोज तुगलक फ्रेंड्स।
ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो फिरोज तुगलक था तो ये अपनी जेब से पैसा लगाता था और पूरे अपने राज्य पर लोगों को अपने खर्च से अपने जेब से पैसे लगाकर अपने राज्य की जनता को हज की यात्रा करवाता था फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दासों का शौकीन था, तो ये फिरोज तुगलक था फ्रेंड्स। फिरोज तुगलक, इसके काल में लगभग 1,80,000 दास फ्रेंड्स, दास कह लो या गुलाम कह लो, इसने एक दासों के लिए दास ए बंदगान नाम का शायद कुछ बनवाया भी था, वो हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स। और इन दासों को इसने कुछ बहुत सारे बेरोजगार थे तो वो कुछ को इसने लगवा दिया था कहाँ पर, काम धंधे पर अपने राज्य में। बाकी जो इसके जो किले वगैरह थे, हरम वगैरह थे ठीक है, तो वो हरम जहाँ पर राजा की रानियाँ होती हैं ठीक है, तो जो ये दास वगैरह थे तो उस हरम की रखवाली करते थे ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कि सुल्तान में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ये फिरोज तुगलक के काल में थे ठीक है, बता दिया है। आगे देखिए कि दिल्ली के सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए दाने विभाग स्थापित किया था, तो फिरोज तुगलक ने किया था ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पीसीएस के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था, तो दीवान मुख्तक राज ठीक है, तो ये किसने स्थापित किया था, ये मैंने क्वेश्चन कराया है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखें निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय ठीक है, दीवान खैरा ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये फिरोज शाह तुगलक ने ठीक है स्थापित किया था। अभी बताया ना दासों को ठीक है, दासों को रोजगार देने के लिए दीवान खैरात नाम का कोई कार्यालय बनवाया था ठीक है, जिसको दारुल उल सफा की स्थापना की थी ठीक है। दीवान खैरात और दारुल उल सफा दोनों इसने बताए थे, किसने, एफटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने ठीक है। आगे देखिए फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था, तो ये खैराती अस्पताल था ठीक है, जिसमें मुफ्त में इलाज होता था। दारुल सफा ये हॉस्पिटल था ठीक है, याद रखेंगे। सर्व वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर ठीक है, ये सिंचाई से बिलोंग करता था, कई बार यूपी पीसीएस में पूछा है कि सर्व क्या था, तो ये एक प्रकार का सिंचाई ठीक है, सिंचाई कर था, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इरीगेशन ठीक है, इरीगेशन टैक्स। आगे देखें निम्नलिखित में से सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो ये एफटी ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए सल्तनत ठीक है, सल्तनत को छोड़िए, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है ठीक है, कि सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना आरंभ किया था, तो ये था फिरोज तुगलक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर। हक ए सर्व ठीक है, हक ए सर्व ठीक है, ये भी कई बार पूछा है, हक ए सर्व क्या होता था, तो ये सिंचाई ठीक है, सिंचाई का कर ही होता था। क्वेश्चन पढ़िए ठीक है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ठीक है। ऐसे ही जुड़े रहिए चौहान सर के साथ, क्वेश्चन ऐसे रटवा दूंगा आपको कसम से, एग्जाम में बैठते ही मज़ा आ जाएगा ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और जुड़े रहिए चौहान सर के साथ ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिए वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने के लिए कार्य आरंभ किया था, तो ये फिरोज तुगलक ने ठीक है। जो हिंदू ग्रंथ वगैरह थे ठीक है, इनको फारसी में इंटरचेंज करने के लिए इसने कार्य आरंभ किया था। आगे देखिए दिल्ली के सुल्तान ने एक उद्देश्य से अनुवाद विभाग ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसमें दोनों संप्रदाय के लोगों एक दूसरे से विचारों की समझ बेहतर कर सके ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग ठीक है, अनुवाद विभाग का मतलब बातचीत करने के लिए अनुवाद विभाग बनाया था, मतलब विभिन्न धर्मों के लोग आते थे ठीक है, इस पर चर्चा करने के लिए। आगे देखिए जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर छोड़ो फिरोजाबाद ठीक है, जौनपुर फिरोजाबाद हरियाणा का हिसार फतेहाबाद ठीक है, लगभग 300 नगर इसने बताए थे फिरोज शाह तुगलक ने ठीक है। हरियाणा का हिसार फतेहाबाद फरुखाबाद, तो फरुखाबाद नहीं फ्रेंड्स ठीक है, फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए ठीक है। एक बार हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर यूपी पीसीएस पर चलेंगे, स्पेशल यूपी की क्लासें लगेंगी ठीक है, यूपी हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाऊँगा ठीक है। एक बार जो हमारा मेन टारगेट है तो हमारा है हिस्ट्री का ठीक है, एक बार ये कंप्लीट हो जाए तीनों बुक ठीक है, फिर हम चलते हैं यूपी ठीक है, यूपी के हिस्ट्री की तरफ। और बाकी यूपी पीसीएस वगैरह में ज़्यादा क्वेश्चन यूपी के हद मार के 4 से 5 ठीक है, 4 से 5 या 5 से 6 ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा ठीक है, इसलिए हमने उसको लास्ट में संभाल के दे रखा है ठीक है। तो आगे देखिए ठीक है, जो हमारा प्राइम टारगेट है टोटल जीके ठीक है, एकदम डीप लेवल में। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित किया था, तो अपना नाम सिक्कों पर लिखवाया था किसने, तुगलकों ने। आगे देखिए दिल्ली के सुल्तानों ने ब्राह्मणों पर जजिया, तो ये फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया ठोक दिया था ठीक है।
आगे देखिए ठीक है, ये यूपीपीसीएस का फालतू क्वेश्चन है ठीक है, कभी किसी टाइम भी ये पूछा जा सकता है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली से बाहर स्थित मज़ारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये A1 क्वालिटी का काम किया था फिरोज तुगलक ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये हरियाणा पीसीएस ठीक है, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। जो अशोक का स्तंभ लेख मिला है मेरठ से, तो उसको दिल्ली कौन लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक लाया था ठीक है, ये हरियाणा पीसीएस और यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। आगे देखिए, दिल्ली से कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? ये फिरोज तुगलक ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था? तो ये FT ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सल्तनत की पदवी दी गई थी? तो बताइए, ये दी गई थी फिरोज तुगलक को ठीक है, FT को। आगे देखिए ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? तो ये फिरोज तुगलक ने कहा था ठीक है। अगर ये पूछ ले कि अशोक के क्या कहते हैं, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 ठीक है। ये ग्रुप CD का फालतू क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है ठीक है, ग्रुप CD एग्जाम में कब पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यवस्थित पाठ्यक्रम लागू किया था? तो शिक्षा में सुधार किया था फिरोज तुगलक ने ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, बेरोजगारों के लिए सहायता 8 दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से रोजगार कार्यालय, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ऊपर बता दिया था मैंने ठीक है। कितने गुलाम थे? 1,80,000 गुलाम थे लगभग। कुछ क्वेश्चन ने बेरोजगारी से मुक्ति दे दी थी ठीक है, काम पे लगा दिया था, और बाकी सारे गुलाम वगैरह इसकी रक्षा करते थे और इसके हरमों की रक्षा करते थे ठीक है। सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए ये क्या बोल रहा हूँ मैं ठीक है, कि सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? तो यही तो बता रहा हूँ मैं, ये फिरोज तुगलक ने रोजगार दिलाया था ठीक है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी ठीक है। लोक निर्माण विभाग क्या होता है? जिसको PWD बोलते हैं ना, PWD रेस्ट हाउस वगैरह बोलते हैं ना, जो ये सड़क वगैरह बनाते हैं ठीक है, तो वही लोक निर्माण विभाग बताया। तो फिरोज तुगलक ने ठीक है, रेस्ट हाउस वगैरह PWD वगैरह बनवाया था ठीक है। कौन सा कदम सही नहीं है ठीक है, तो बताइए ठीक है। तो देखिए, फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, वेरी राइट ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा, तो ये भी पढ़ के आए, की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रख रखाव के लिए दीवाने बंदगान स्थापित किया था ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो लिखी थी ठीक है। यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है? तो ये सारे ही सही है ठीक है, ऑल इज करेक्ट ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक ठीक है, कौन था? तो ये था, बताइए, निसारुद्दीन महमूद ठीक है। निसारुद्दीन महमूद ये लास्ट शासक था ठीक है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो, लास्ट रूलर ऑफ द तेलुगु डायनेस्टी ठीक है। तेलुगु नहीं है, ये तुगलक डायनेस्टी है ठीक है। आगे देखिए, तैमूर ठीक है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये मैंने कल भी बताया था, निसारुद्दीन महमूद के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था, और कई बार ये पूछ लेता कब किया था? तो 1398 में ठीक है, 1398 में तैमूर ठीक है। ये देखिए, आ ही गया क्वेश्चन ठीक है। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना, आप उनको भी सुनिए ठीक है। सल्तनत काल में हवाजिल का क्या अर्थ होता था? तो ये होता था इक़्तिदारी द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि ठीक है। ठीक है, समझ गए होगे हवाजिल क्या होता था? तो इक्ता ठीक है, इक्ता द्वारा ठीक है, इक़्तिदारी जो होती थी, तो उससे जो खजाने में जमा होती थी राशि जो भी प्राप्त होती थी ठीक है। जाके देखें, निम्नलिखित में किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित दिया ठीक है? तो ये था फिरोज तुगलक ठीक है। फिरोज तुगलक के काल में घूसखोरी भी चलती थी, और आज तो घूसखोरी का ना बस पूछो ही मत ठीक है। वह कौन सा शासक था जिसने एक प्रशासनिक निरीक्षक लिपिक घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? तो ये था फिरोज तुगलक ठीक है। ये घूस वगैरह भी चलती थी उस टाइम भी ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसकी रचना यह श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज तुगलक शाह को दिया जाता है ठीक है? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी फतुहा फिरोज शाही ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फतुहात फिरोज शाही किसकी है? तो फिरोज तुगलक की है ठीक है, याद रखेंगे।
आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी किताब फिरोज तुगलक ने लिखी, तो ये देखिए आ गया ना कौन सी किताब, तो ये फतुहात फिरोज शाह। ठीक है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र अपवाद है। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। जो फिरोज तुगलक ने जो खुतबे पढ़वाए थे ना, तो उसमें सब सुल्तानों के नाम लिखे मिलते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं मिलता है। ये इसका अपवाद है। ठीक है। अपवाद है क्योंकि ये था महमूद क्या बोलते हैं मोहम्मद गौरी का गुलाम। ठीक है। आगे देखिए फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भाग राजस्व के रूप में वसूल करता था उसरी भूमि का। ठीक है। उसरी भूमि का, उसरी भूमि क्या होती है। ठीक है। जो बंजर भूमि होती है ना, उसको उसरी भूमि वगैरह भी कह देते हैं। वो कहते हैं ना ऊसर पड़ा है, एकदम ऊसर पड़ा है। ठीक है। ऊसर नहीं, ठीक है, जो उपजाऊ जिस भूमि पे खेती होती थी ना, उसको उसरी कहते थे। ठीक है। और जो बंजर होती थी, ठीक है, तो उसको तो बंजर ही कहते हैं, चांचड़ भी कहते हैं। ठीक है। कई जगह ये चांचड़ लिखा मिलेगा। मतलब बंजर भूमि को क्या कहते थे सल्तनत काल में, तो चांचड़। ठीक है। चांचड़। ठीक है। चांचड़। ठीक है। लेकिन एसएससी वगैरह में, ठीक है, एसएससी वगैरह में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। सिनोनियम एंटोनियम में कि जो उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे फर्टाइल। फर्टाइल। ठीक है। फर्टाइल वगैरह कहते थे। और बंजर भूमि को कहते थे बैरन। ठीक है। BARRAN। ठीक है। बैरन। समझ गए होगे। ये एंटोनियम सिनोनियम का क्वेश्चन है। बंजर भूमि को कहते थे बैरन और उपजाऊ भूमि को कहते थे फर्टाइल। सिनोनियम्स बनेगा इसका फर्टाइल। ठीक है। समझ रहे होगे। आगे देखिए सतगनी चांदी का एक छोटा सा सिक्का था जो बराबर था 6 जीतल के। ठीक है। सतगनी क्या था, तो ये एक चांदी का सिक्का था, याद रखना पूछा जा सकता है। ठीक है। और इसका वेट वगैरह था 6 जीतल। ठीक है। तो यहाँ हमारा मतलब तुगलक वंश खत्म होता है। 96 क्वेश्चन थे। ठीक है। अब हम थोड़ा देखेंगे सैयद और लोधी वंश को। ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए ठीक है, ये पार्ट हमारा दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दिए हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में सजा दीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला, ठीक है, क्या कहता है, पहले कौन आएगा, पहले आएंगे इलवरी तुर्क। ठीक है। उसके बाद खिलजी। ठीक है। खिलजी के बाद तुगलक। ठीक है। लास्ट में हमने अभी जो कल वीडियो अपलोड की थी तो मैं खिलजी पढ़ा था ना, तो खिलजी के बाद आज हमने पढ़ा है तुगलक। ठीक है। और तुगलक के बाद हम पढ़ेंगे सैयद वंश को। ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे लोधी को। ठीक है। समझ रहे होगे सीक्वेंस कैसे चल रहा है। ठीक है। ठीक है। तो ये जैसे मैं चैप्टर करा रहा हूँ, उन चैप्टर को ये अगर सीक्वेंस में देख रहे होगे ना, तो उससे भी आंसर आप लगा सकते थे। पहले हमने पहला पार्ट करा था ना, ठीक है, दूसरा पार्ट करा था तुर्कों का। ठीक है। तुर्क वगैरह पढ़े थे हमने, और तुर्कों के बाद हम गए थे खिलजी वंश पे। ठीक है। लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। और खिलजी के बाद अब अभी हमने तुगलक वंश पढ़ा है। और तुगलक के बाद अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश को, और सैयद के बाद लोधी को। ठीक है। ये देखिए ऊपर लिखा है ना, पहले सैयद फिर लोधी। ठीक है। तो समझ गए होगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड आई होप यू डोंट माइंड, क्योंकि समझदार तो आप बचपन से ही हो। आगे देखिए लोधी वंश, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोधी वंश की स्थापना की थी बल्लोल लोधी ने। आगे देखिए किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है। इसके ऊपर एक कहानी है, कहानी सुनाता हूँ। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहानी वगैरह जब बाबर आएगा ना, जब बाबर की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है। यहाँ कहानी सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध से। और ये पूछ ले कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526। ठीक है। आई थिंक वो 21 तारीख की डेट थी। डिफरेंस। तो अगला देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक था, तो ये था इब्राहिम लोधी। इसी को बाबर ने हरा दिया था 1526 में। और यहाँ से जैसे ही ये हारा तो मतलब लोधी वंश समाप्त हो गया और मुग़ल आ गए थे। डिफरेंस। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान के द्वारा दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली गई। डिफरेंस। निम्नलिखित में किस किस युद्ध के द्वारा, ठीक है, किस युद्ध के द्वारा पहली नींव पड़ी थी दिल्ली पर, मुग़ल नींव पड़ी थी, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। उसमें बाबर ने हरा दिया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोधी था। ठीक है। बता दिया है। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हुआ तो 1526 में, जैसे ही युद्ध हारा था यहीं पर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। A1 क्वालिटी का बंदा नहीं था ये। ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध ये बता दिया 1526 में हुआ था। ठीक है। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है।
ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और ये एक नंबर का ना, ये क्या कहते हैं, इब्राहिम लोदी झंडू बाम था। ठीक है, झंडू बाम था, और उससे भी झंडू बाम था ये बाबर। ठीक है, बाबर सबसे बड़ा झंडू बाम था और उससे झंडू बाम था ये। ठीक है, कहानी सुन लीजिए। ठीक है, कहानी क्या, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जो इब्राहिम लोदी वगैरह थे ना, ठीक है, इनकी सेना लगभग 3 लाख थी। ठीक है, लगभग 3 लाख इनकी सेना थी इब्राहिम लोदी की। और ये बाबर कितने थे? ठीक है, बाबर कितनों को लेकर आया था? मात्र 20,000। ठीक है, 20,000 सैनिक थे इसके पास, और इनके पास थे 3 लाख। ठीक है, इब्राहिम लोदी वगैरह के पास। ठीक है, तो मान लो इसको ना, ये इब्राहिम लोदी वगैरह है, इसको लड़ने का भी ढंग नहीं था उस टाइम। ठीक है, ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ लड़ाई होनी है। ठीक है, ये बीच में पट्टी है। ठीक है, इधर बाबर है। ठीक है, इधर बाबर की सेना और इधर इब्राहिम लोदी की है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो ये पट्टी है। ठीक है, ये आधा आधा डिवाइड कर दिया, इधर बाबर है और इधर है इब्राहिम लोदी की सेना। ठीक है, तो देखिए, जो ये था ना इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, ये फ्रंट में खड़ा होता था। ठीक है ना, ये इस रो में खड़ा होता था फ्रंट में यहाँ पे। ठीक है ना, इसके पीछे सैनिक, ठीक है ना, इसके पीछे फिर मतलब घुड़सवार सैनिक, ठीक है ना, फिर पैदल सैनिक वगैरह पीछे खड़े होते थे। ठीक है ना, और जो बाबर था ना, बाबर यहाँ खड़ा होता था चौथी रो में। ठीक है ना, बाबर समझदार था, A1 क्वालिटी का बंदा था ये। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है ना, यहाँ देखो इब्राहिम लोदी यहाँ खड़ा होता था लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यानी कि सबसे आगे इब्राहिम लोदी खड़ा है, उसके बाद इसके मतलब घुड़सवार सेना, फिर इधर पैदल सेना, फिर आजू बाजू वो भाड़ा भूला लेके जो भी तीर कमान वाले। ठीक है, और बाबर देखो, बाबर की सेना यहाँ खड़ी होती थी, यहाँ पहले रो में रहते थे तोपची। ठीक है, तोपें लगी होती थी, तोपची थे। ठीक है, दूसरी रो में इसके सेनापति वगैरह थे। ठीक है, फिर इधर घुड़सवार सेना, और यहाँ यहाँ बाबर खड़ा होता था चौथी रो में। अब ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यहाँ सबसे आगे खड़ा है, तो ये मरेगा ही। ठीक है, इसे लड़ने का भी ढंग नहीं था, और यहाँ तोपें लगी हुई, तो ये आगे ये खड़ा है, तो यहाँ तो इसे मरना ही है। ठीक है, और कहा जाता है कि प्रथम, ठीक है, क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाए, भारत में सबसे पहले मतलब गोला बारूद का इस्तेमाल किसी युद्ध में हुआ था? तो पानीपत के युद्ध में ही हुआ था। बाबर ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसके बाद कई बार क्वेश्चन डी पे ये बन जाता है, बाबर के दो तोपची थे, उनका नाम बता दीजिए। एक का नाम था उस्ताद, क्या बोलते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, और एक का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जब हम बाबर को पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना, बाबर ने पहली बार पानीपत में तोपों का इस्तेमाल किया था युद्ध में। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा आपने किसी ने डीप में पढ़ा हो ना, हमारे भारत में ना तोपों का मतलब गोला बारूद का ज्ञान तो था, लेकिन उसका हम इस्तेमाल युद्धों में नहीं करते थे, तोपों में इस्तेमाल नहीं करते थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारे देश में क्या गोला बारूद बाबर लेकर आया था? नहीं, क्योंकि हमारे देश में जो उत्तर उत्तर भारत का इलाका वगैरह है, दक्षिण भारत का इलाका, ठीक है, तो वहाँ तोपों वगैरह में मतलब बारूद का ज्ञान तो था, लेकिन हम उस बारूद को तोपों में मतलब लोगों को मारने के लिए तोपों में भर के चलाते नहीं थे, इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, तो याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और सही बताऊँगा, अगर ये लड़ाई होती ना ऐसे, इनके 3 लाख सैनिक थे इब्राहिम लोदी के, और इसके थे 20,000 बाबर के। ठीक है, अगर ये लड़ाई वैसे भी होती ना, तो ये इब्राहिम लोदी की सेना 3 लाख थी, और ये एक एक थप्पड़ भी मारते ना बाबर की सेना को, तब भी इनको मार डालते। डिफरेंट समझ रहे हो ना, इनकी 3 लाख थी, इनकी 20,000 थी। अगर ये लोग इनके एक एक थप्पड़ भी मारते ना बाबर की सेना के, तब भी ये इनको मार डालते, एक एक थप्पड़ भी बांटे में नहीं आता। लेकिन ये 20,000 थे और ये 3 लाख थे, लेकिन इनके पास A1 क्वालिटी की तोपें थी और लड़ने की टेक्निक वगैरह नहीं पता थी, इसी वजह से ये मारे गए। डिफेंस मारे क्या गए, इनको पीछे धकेल दिया गया और ये युद्ध में हार गए, और हारे क्या गए मतलब मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। डिफेंस कई बार यहाँ पे पूछ लेता बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, तो बाबर की ट्रिक, युद्धों की ट्रिक की वीडियो ऑलरेडी ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ लगा रखी है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ। 26, ठीक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, देखो ये 26 लिखा है ना, पानीपत की 26 की लड़ाई हुई थी, पानी पिया वो मतलब पानीपत का लड़ाई 1526 में। 27 में, ठीक है, 27 में खाना खाया यानी कि खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में। 28 में, ठीक है ना, 28 में चल दिया यानी कि चंदेरी का युद्ध। 29 में घर गया यानी कि घग्गर का युद्ध हुआ था 29 में, ठीक है, 1529 में। और 30 में मर गया यानी कि बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में। ठीक है, समझ रहे होगे। ठीक है, अगर वो बाबर के ऊपर मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है पूरी डिटेल की वीडियो बना रखी है। ठीक है, बाबर A1 क्वालिटी का बंदा था, इसे महंगी क्वालिटी शराब पीने का शौक था। ठीक है, बहते हुए पानी के आजू बाजू मान लो ये पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, इधर से पानी फ्लो हो रहा है, इसके साइड इधर बाग लगाने का शौक, मतलब बहते हुए पानी में बाग के पेड़ लगाना, ठीक है, बाग बनाना, ये इसका शौक था। ठीक है, तुजो के बाबरी, ठीक है, तुजो के बाबरी इसकी बाबर नाम आया है। ठीक है, जो कि इसने
तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, तो समझ गए, इतनी बाबर के लिए डिटेल बहुत है। अगर पूछ ले बाबर का मकबरा कहाँ था, ठीक है, तो बाबर का मकबरा पहले बनाया गया था आगरा में, ठीक है, फिर कुछ समय बाद इसका मकबरा ट्रांसफ़र कर दिया था काबुल। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है, जब हम बाबर को पढ़ेंगे तो और भी डीप में देखेंगे। आगे देखिए जवाबित क्या होते थे, तो जवाबित एक राज्य के कानून होते थे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खिजर खां, ठीक है, खिजर खां द्वारा स्थापित राजवंश सैयद वंश राजवंश के नाम पर जाना जाता है। तो खिजर खां पैगंबर मोहम्मद के राजवंश का था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। खिजर खां द्वारा स्थापित राजवंश जो सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता था, तो ये किस नाम पे पड़ा था, तो ये पड़ा था खिजर खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। ठीक है, आगे देखिए तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई थी, तो ये सैयद वंश की। ठीक है, आप आंसर देख सकते हैं। आगे देखिए निम्न में से किसने गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, ये सिकंदर लोदी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा था। आगरा शहर की स्थापना इसने की थी, इसकी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और इसने गजे सिकंदरी भी चलाया था। ठीक है, नापने जोखने के लिए, मेजरमेंट के लिए। ठीक है, आगे देखिए महाराणा, ठीक है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था, तो ये हराया था खटोली है क्या कहीं, खटोली के युद्ध में। ठीक है, खटोली के युद्ध, ऑप्शन नंबर ए, ये देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित मुगल कालीन शासकों में से किसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, महमूद क्या बोल रहा हूँ, सिकंदर लोदी। आगरा शहर बताया था सिकंदर लोदी ने, ये बता दिया। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित के सुल्तान के सल्तनत काल की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई थी, तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी, सिकंदर लोदी ने, बता दिया। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, तो ये लोदी वंश पूरा अफगान मूल पर टिका हुआ था। आगे देखिए किस मध्यकालीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव, तो आगरा शहर किसने बताया था, सिकंदर लोदी ने बताया था, ऐसा पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बैलोल लोदी ने 1484 में अधिग्रहित कर लिया था। ठीक है, तो ये जौनपुर को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बैलोल लोदी ने 1484 में अधिग्रहित कर लिया था, तो जौनपुर को अधिग्रहित यानी कि कब्जा कर लिया था। आगे देखिए बैलोल लोदी का महत्वपूर्ण उपाधि थी कि उसने निम्नलिखित में से किस एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था, तो जौनपुर के विरुद्ध। ठीक है, तभी तो कब्जा हुआ होगा इसका। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनियमित माध्यम बनी रही, तो ये बैलोल लोदी। ठीक है, बैलोल लोदी ने जो मुद्रा वगैरह चलाई होगी, तो A1 क्वालिटी की इसकी मुद्रा वगैरह होगी, जो कि अकबर को पसंद आ गई थी, तो अकबर के काल में भी इसकी मुद्रा वगैरह चलती थी। ठीक है, समझ रहे होगे। कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया, यूपीपीसी के पालतू क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बैलोल लोदी का राजतत्व सिद्धांत बंधुता पर आधारित था। ठीक है, और कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है बैलोल लोदी अफगान जनजातीय भावनाओं का आदर करता था। ठीक है, तो ये देखिए ये यार दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये अफगान मूल वंश के ही थे। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि, तो ये बैलोल लोदी की उपाधि थी हजरत आला। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजतत्व ही बंधुतत्व और बंधुतत्व ही राजतत्व है, तो ये A1 क्वालिटी का बंदा था बैलोल लोदी। ठीक है, इसने कहा था। आगे देखिए किस जिस जिसके जिसके शासन में या फिर किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो ये सिकंदर लोदी के समय। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी के संबंध में सही नहीं है, तो ये बैलोल लोदी का राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना। ठीक है, बैलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना, तो ये सही नहीं है। ठीक है, इसने अनुसरण वगैरह नहीं किया था। आगे देखिए वो सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर जक़ात हटा दिया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने खाद्यान्न यानी कि अनाजों पर से टैक्स वगैरह हटा दिया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर समाप्त, तो ये देखिए सिकंदर लोदी ने अन्न के ऊपर कर समाप्त कर दिया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने अरब फारस और मध्य एशिया विद्वानों को आमंत्रित किया था, तो इसके दरबार में ये सब आए थे। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये आज का। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन क्रम को सही कालानुक्रम में लगा दीजिए,
तो पहले बल्लभ लोधी आएंगे ठीक फ्रेंड्स, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बल्लभ लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी, उसके बाद सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराते ही मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक फ्रेंड्स। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, तो ये सिकंदर लोधी ठीक फ्रेंड्स, सिकंदर लोधी ठीक फ्रेंड्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। लगभग हमने 130 क्वेश्चन देखे हैं ठीक फ्रेंड्स, जो एकदम डीप में देखे हैं ठीक फ्रेंड्स, जो आने वाला पार्ट होगा। और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत अभी ख़त्म हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमें बहुत कुछ देखना है ठीक फ्रेंड्स। आने वाले टाइम में कम से कम 3-4 पार्ट बनेंगे डीप में, लगभग 400 क्वेश्चन और दिल्ली सल्तनत पर कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जो आने वाला टाइम है ठीक फ्रेंड्स, अभी हमने दिल्ली सल्तनत लगभग कंप्लीट नहीं हुआ है ठीक फ्रेंड्स। आने वाले टाइम में जो दिल्ली सल्तनत में जितने रचनाएं वगैरह हुई, किताबें छपी, या फिर जितने विद्वान वगैरह थे या फिर लेखक वगैरह कभी थे, इन सब की वीडियो आपको मिलेगी। तो दिल्ली सल्तनत की अभी लगभग 3-4 पार्ट और बनेंगे, लगभग 400 क्वेश्चन ठीक फ्रेंड्स, एकदम डीप में लेकर जाऊंगा आपको, जैसा कि मैंने बताया ठीक फ्रेंड्स। तो ये आज की वीडियो थी ठीक फ्रेंड्स। एक लाइक कर सकते हो अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है ठीक फ्रेंड्स। बाकी अदरवाइज़ आप करते कुर्ते तो कुछ हो नहीं, ना सब्सक्राइब करते हो ना कुछ ठीक फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक फ्रेंड्स। मेरा काम है आपको लोगों को पढ़ाना ठीक फ्रेंड्स। आप चाहे सब्सक्राइब करो या डिसलाइक करो या कुछ भी करो ठीक फ्रेंड्स। आपके पास आर्टिकल ठीक फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 पढ़ा है ना, आर्टिकल 19 के तहत आपको लाइक करने का भी अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, और डिसलाइक करने का भी अधिकार है ठीक फ्रेंड्स। तो सब कुछ आपको आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ है ठीक फ्रेंड्स। लेकिन कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स कराएंगे, तो भाई देखो प्रॉब्लम ये चल रही है कि इकोनॉमिक्स में जो डाटा था ना, वो मैंने कहीं से कलेक्ट करना था, तो वो बंदा या फिर वो लड़का अभी आ नहीं पा रहा है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है ठीक है ना, तो उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से ना तो वो डाटा आ पा रहा है और ना ही वो बंदा अभी आ पा रहा है ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ आपको इकोनॉमिक्स की जगह कुछ और स्टार्ट करा दूँ, आई थिंक पॉलिटी ही स्टार्ट करा दूँ ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बंदा आएगा और A1 क्वालिटी का डाटा तैयार करूँगा ठीक है, तो उसके बाद ही कुछ कर पाऊँगा ठीक है। लेकिन तब तक आप मैनेज कर लीजिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको इकोनॉमिक्स की जगह आपको पॉलिटी ठीक है, पॉलिटी स्टार्ट करा देते हैं ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ बन सकता है ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द।